तो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 9 बज चुके हैं और हम सभी लोग आज 15 मिनट लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सीटेट उर्दू पेडागोजी के ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से क्लास जो है 15 मिनट लेट हो गया। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन हाँ, आ जाइए, आज की क्लास की मज़ेदार और ज़बरदस्त तरीके से बात करेंगे। सीटेट उर्दू पेडागोजी का आज का क्लास नंबर 15 है दिन। आर यू रेडी? आप सभी लोग तैयार हो जाइए और आ जाइए सभी लोग एक साथ। जी हाँ, आप सभी को वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परिवार वाले हैं सभी को हमारी देगा। जी हाँ, क्या बात है, आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी क्लास की शुरुआत में मैंने आप लोगों को रीज़न वैसे आज का ये उर्दू पेडागोजी का जो क्लास है, ये क्लास नंबर 3। और देखिए, टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। लिखा है ज़बान की तदरीस के मसाइल, चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज। जब आप भाषा बच्चों को सिखाएंगे तो भाषा सिखाने के दौरान, यानी लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के दौरान, जबान की तदरीस के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस यानी कि मसले सामने, कौन कौन सी चुनौतियां आपको देखने को, यही आप लोगों को आज के इस क्लास में पढ़ना है। आवाज नहीं आ रही है? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आवाज तो जा रही है। यही कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो है ना, आवाज क्लियरली नहीं जा पा रही थी। लेकिन अभी तो ठीक है ना। इसी वजह से 15 मिनट लेट हुआ, आवाज को लेकर की दिक्कत, आवाज ही नहीं आ रही थी। अभी तो जा रही होगी, एक बार लिख करके बताइए क्लियरली पहुंच पा रही है। और मैंने आज पूछा भी नहीं कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, ऑल ओके है? यस, ठीक है। अभी कम आ रही है? कम आ रही है। चलिए, थोड़ा सा मैं जोर से बोलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ हालांकि माइक में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टेक्निकल एरर है कंप्यूटर लैपटॉप में ही, तो देखेंगे क्या है, वो लाइव होने के बाद देखा जाएगा। लेकिन ऑन लाइव, जब मैं लाइव आने जा रही थी उसी वक्त अचानक टेक्निकल एरर आया। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा पड़ोसी की नज़र लग जाती है। बट आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे, उसके बाद से क्लास खत्म होने के बाद इसको सेटअप वगैरह किया जाएगा। बट हाँ, आ जाइए आप सभी लोग। वीडियो को शेयर वगैरह कर दिए हैं आप लोग? क्या बात है। आमिर रजा, नजिश बानो, और यहाँ पर एमडी सलमान अंसारी, मिस इबादत, अनीशा हैं, एमडी जुबैर, सभी लोग आ चुके हैं। एमडी मुस्तफ़ा भी हैं, अमीर रजा भी हैं, नेमत फातिमा का कहना है अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ आग लगा कर लिख दीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि ज़बान की तदरीस में, यानी कि भाषा जब आप बच्चों को सिखाएंगे, यानी कि भाषा शिक्षण में कौन कौन से मसाइल यानी कि चुनौतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, कौन कौन से चैलेंजेस एज अ टीचर आपको फेस करना होगा, यही आपको आज के इस सीटेट उर्दू पेडागोजी के क्लास नंबर 15 में पढ़ना। तो तैयार है आप सभी लोग? रेडी? आर यू रियली वेरी एक्साइटेड? तो चैट सेक्शन में लिखकर एक बार बता दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी। आज के इस क्लास की शुरुआत की जाए हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। क्या मैम जी, आपको मेरे कमेंट नहीं दिखता है? मैम जी कब से बोल रहे हैं कि ईडीओ का हिंदी का क्लास कराइए। देखिए, कोई भी बैच स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग भारी संख्या में बोलते हैं, वही बैच शुरू की जाती है। अभी बीएसएससी 10+2 का आप लोगों का कमेंट आ रहा था, कुछ लोग बोल रहे हैं बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कराने के लिए। तो ये आप सभी लोगों को सबसे पहले एक साथ इकट्ठा होकर ये सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ का बैच शुरू किया जाए।
करवाया जाए, और जिस बैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वही बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आज के इस क्लास के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास, और सभी लोग तैयार है, क्या बात है। एमडी अरमान है और जैतुन परवीन, वेरी गुड। चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं एक बिस्मिल्लाह के साथ। और एक क्लास में ये सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, इसी वजह से लिखा गया है एक क्लास में सब क्लियर। ज़बान की तदरीस के कौन कौन से मसाइल है यानी कि चैलेंजेस है जो आपको फेस करनी है पढ़ाते वक्त यानी कि भाषा शिक्षण के समय, वो आप लोगों को जाननी है। तो चलिए देखते हैं इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है। और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। एक बार ज़रा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तो जल्दी से, एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करके सबको बुला दें। अब मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगी, ठीक ठीक है। आवाज़ सही नहीं आ रही है, ठीक तो जा रहा है, आवाज़ ठीक है। मैं खुद यहाँ पर सुन रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। हेलो, अच्छा अच्छा, ये है आवाज़ जो है ना क्लियर नहीं आ रही है, बात सही है। ध्यान से सुनने पर इसमें घड़घड़ाहट टाइप का आ रहा है, वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो, ये तो बात है। अच्छा चलिए आज के लिए मैं थोड़ा कम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि अब क्लास तो स्टार्ट हो गया है, और अगर मैं लाइव नहीं आती तो फिर आप लोग बोलते हैं कि आज मैम लाइव नहीं है। इसी वजह से पहले तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, क्लियरली आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब आवाज़ आ रही है। आज ऐसे ही हम लोग क्लास कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट किया जाए ना, बताइए। आवाज़ चलेगा? जैसे आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है उस तरह की आवाज़ चलेगी ना? स्टार्ट किया जाए क्लास। क्लास को थोड़ा ना एंड किया जाएगा, अभी पूरा क्लास कर लेंगे, उसके बाद से थोड़ा ये सेटअप किया जाएगा, देखा जाएगा क्या टेक्निकल एरर है। पहले तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इसी वजह से लेट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़बान की तदरीस के मसाइल में यानी कि चुनौती में सबसे पहली चुनौती आपके लिए यानी कि भाषा शिक्षण के समय, आप जब बच्चों को भाषा सिखाएंगे, मान लीजिए आप उस्ताद बन गए हैं, यू आर अ गवर्नमेंट टीचर, आप एक सरकारी टीचर हैं और आप बच्चों को उर्दू ज़बान सिखा रहे हैं। तो भाषा शिक्षण के दौरान यानी कि ज़बान की तदरीस के दौरान कौन कौन से मसले यानी कि चुनौतियाँ, चैलेंजेस आपको फेस करनी है, उसमें सबसे। हेलो, हेलो, अब ठीक जा रहा है। ठीक है ठीक है, अब आवाज मेरी जा रही है आप सभी लोगों तक क्लियरली? एक बार बताइए तो। हेलो, हाँ अब ठीक है। हेलो, 1 मिनट।
हेलो हेलो। चलिए ठीक है, अब ठीक है फाइनली। चलिए अब ठीक है ना। एक बार बताइए, अब आवाज भी क्लियरली आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही होगी। अब घड़घड़ाहट और सनसनाहट टाइप का आवाज में नहीं आ रहा होगा, तो बताइए सब ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आज रहने दीजिए, क्यों रहने दे। परेशानियों से हार नहीं मानना है, याद रखिएगा। और आप ज्ञापन फैमिली के एक सदस्य हैं, आप कैसे हार मान सकते हैं, याद रखिएगा। अपने परिवार का अगर कोई भी सदस्य हार मान जाता है तो याद रखिएगा वो अपने परिवार का नहीं है। ठीक है, हार मानना हम लोगों ने सीखा ही नहीं है। ठीक, या तो जीतते हैं नहीं तो सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। तो आ जाइए, आज के इस क्लास की फिर से शुरुआत करते हैं। ठीक, थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से। तो मैं बोल रही थी कि सबसे पहली चुनौती भाषा शिक्षण में, जबान की तदरीस में जो सबसे पहला मसला है यानी कि चैलेंज है, वो है जू लिसानियात और कसीर लिसानियात। जू लिसानियात और कसीर लिसानियात, इसका मतलब क्या होता है। जू लिसानियात यानी कि द्विभाषी और कसीर लिसानियात यानी कि बहुभाषिक। बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म। अगर कोई व्यक्ति दो भाषा बोलता है ना, दो जबान बोलता है, तो उसको कहते हैं जू लिसानियात यानी कि द्विभाषी। और अगर दो से ज्यादा जबानें वो बोलता है और जानता है, तो इसका मतलब उसे वो क्या है, कसीर लिसानियात यानी कि बहुभाषिकता। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ये सबसे पहला चैलेंज आपके लिए, ये सबसे पहली चुनौती है कि अगर आप जो भाषा सिखा रहे हैं उसमें, उस क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, जू लिसानियत और कसीर लिसानियात है, यानी कि जिस क्लासरूम में आप हैं और बच्चों को भाषा शिक्षण यानी कि जबान सिखा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चुनौती आप लोगों के लिए होगी क्या, जू लिसानियात और कसीर लिसानियात। यानी कि उस क्लासरूम में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अलग अलग भाषाओं को जान रहे होंगे, यानी कि द्विभाषिकता और बहुभाषिकता, ये पहली चुनौती है। और यहाँ पर बताया गया है कि कभी भी इसको जो है ना तालीम में रुकावट नहीं समझनी है, आपको उसे एज अ सासा यानी कि एक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ है, आप जो है ना बच्चों से पूछेंगे, आप विजुअली दिखा करके, मान लीजिए आप दिखाए कि घड़ी, तो घड़ी को हिंदी में घड़ी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। और बच्चे जो भाषा जानते हैं, मान लीजिए मराठी जानता है बच्चा, बंगला जानता है, तो उससे भी पूछे कि तुम्हारी ज़बान में इसे क्या कहते हैं। तो एज अ आप इसे मटेरियल की तरह यूज करेंगे। और ये बहुभाषिकता और जू लिसानी कभी भी तालीम में रुकावट नहीं होती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बच्चों को जो है ना, जू लिसानियात और कसीर लिसानियात है लेकिन फिर भी आप कैसे बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, ये आपके ऊपर, ये आपकी पहली चुनौती है, याद रखिएगा। दूसरी चुनौती यहाँ पर कही गई है से लिसानी फॉर्मूला, यानी कि त्रिभाषा सूत्र के तहत आपको जो है ना बच्चों को पढ़ाना है। इसकी बात, से लिसानी फॉर्मूला की बात सबसे पहले 1961 में की गई थी। फिर कोठारी कमीशन 1964 में आया था, तो वो भी कहा था कि बच्चों को से लिसानी फॉर्मूला यानी कि त्रिभाषा सूत्र के तहत ही पढ़ाना है। फिर तो 1968 में क्या आया, 1968 में तालीमी पॉलिसी आ गया, कौमी तालीमी पॉलिसी। मैंने आप लोगों को बताया था ना, तालीमी पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि मैंने 2020 वाला पढ़ाया था। तो पहली बार कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 में आया था, दूसरी बार आया था 1986 में, ठीक है, और तीसरी बार आया 2020 में, ठीक है। तो पहली बार तो कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 में आया था ना, तो उसी दिन से ये लागू हो गया कि बच्चों को से लिसानी फॉर्मूला के तहत पढ़ाना है। और से लिसानी फॉर्मूला यानी कि त्रिभाषा सूत्र, इसमें 3 भाषा होंगे, और कौन कौन से होंगे ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। पहले नंबर पर वो जुबान आएंगी जो बच्चे की मादरी जुबान हो, यानी कि जो बच्चा
अपने परिवार से भाषा सीख लिया हो, यानी कि उसकी मदर टंग, मादरी जबान, जैसे कि मान लीजिए भोजपुरी हो गया, तो पहले नंबर पर मादरी जबान यानी कि बच्चे को सबसे पहले मादरी जबान में पढ़ाना है। दूसरे नंबर पर राजकीय भाषा जैसे कि हिंदी हो गया, यानी कि हिंदुस्तानी आईन में, भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं दर्ज की गई हैं, 22 जबानें जो दर्ज की गई हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, उनमें से कोई एक जबान दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें राजकीय भाषा आ जाएगा या फिर हिंदुस्तानी आईन का जो 22 भाषाएं हैं वो उन भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आ जाएगी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर विदेशी भाषाएं हो सकती है, इंग्लिश हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, या फिर दूसरी भाषा जो बच्चा सीखना चाहे वो हो सकता है। तो ये से लसानी फॉर्मूला यानी कि त्रिभाषा सूत्र के तहत, 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत बच्चों को पढ़ाना है, ये आपकी दूसरी चुनौती है आपके लिए। ठीक है, पहली चुनौती हो गई जू लसानियात और कसीर लसानियात। अगर है माहौल क्लासरूम में तो आप कैसे बच्चों को भाषा सिखाएंगे, ये पहली चुनौती। दूसरी चुनौती से लसानी फॉर्मूला के तहत आपको समझाना है। और याद रखिएगा, से लसानी फॉर्मूला की बात सबसे पहले 1961 में की गई थी। कोठारी कमीशन कब आया था ये सवाल पूछा गया है, तो 1964 में आया था, और उसने से लसानी फॉर्मूला ये लाने की बात कही थी। और फिर कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 में तो आ ही गया था। तो जब ये आया कौमी तालीमी पॉलिसी पहली बार 1968 में, तो वो लागू कर ही दिया कि बच्चे को से लसानी फॉर्मूला के तहत ही पढ़ाना है। अगला पॉइंट देखिए, अगला आपके लिए चुनौती यानी कि चैलेंज क्या होगा जबान की तदरीस में, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग में। तो अगला चुनौती आपके लिए है जबान के नकायस यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर। बच्चों में लैंग्वेज डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है एक डिसलेक्सिया। ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है, यानी कि जबान में कुछ नुक्स भी पाए जाते हैं, बच्चे के अंदर कुछ कमी भी पाई जाती है, डिसऑर्डर भी पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जबान के नकायस, लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, लिखिए। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक से बच्चा पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियर लिखा है, न्यूक्लियर, तो बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, अनक्लियर पढ़ेगा, ठीक से वो पढ़ ही नहीं पाता है। न्यूक्लियर अगर लिखा है तो बच्चा क्या पढ़ेगा, अनक्लियर पढ़ेगा। या फिर इस एक बार आप सभी लोग शॉर्ट्स वीडियो देखे भी होंगे, SPEAK लिखा गया था, तो बच्चा जो है ना स्प्लेंडर पढ़ दिया था। लीजिए, तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत अगर आ रही है, यानी कि उसके अंदर कौन सा लैंग्वेज डिसऑर्डर है, तो डिसलेक्सिया है। हिज्जा और बोलने में भी हिज्जा नहीं कर पा रहा है, यानी कि हर्फ को तोड़ तोड़ करके नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब बोल नहीं पढ़ नहीं पा रहा है। यानी कि बोलने, पढ़ने और हिज्जे करने में अगर दिक्कत आ रही है बच्चे को, समझ जाइएगा कि उसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर है, तो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, वेरी गुड। अगर बच्चा पढ़ने में, हिज्जा करने में या फिर बोलने में उसके हिचकिचा रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर डिसलेक्सिया है। अच्छा, दूसरा लैंग्वेज डिसऑर्डर है डिसकैलकुलिया। देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख दिया गया है डिसकैलकुलिया। दूसरा लैंग्वेज डिसऑर्डर का नाम है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, इसमें रियाजी और हिसाब किताब से रिलेटेड बच्चों में जो है ना दिक्कत आ जाती है। यानी कि बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग, ये जो मैथमेटिक्स वाले जितने भी फॉर्मूला वगैरह होते हैं, ये बच्चा ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर पाता है। तो नाम ही में डिसकैलकुलिया, यानी कि उसके अंदर कैलकुलेशन करने की क्षमता नहीं आ पाती है, वो डिसऑर्डर पाया जाता है। तो ये होता है एक डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा हिसाब किताब में बहुत कच्चा होता है, ठीक से जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर पाता है, जोड़ भी नहीं पाता है, घटाव भी, गुणा और भागा भी नहीं कर पाता है। तो इट मीन्स क्या है, उसके अंदर डिसकैलकुलिया है। वेरी गुड। फिर तीसरा डिसऑर्डर है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, इसमें लिखने यानी कि तहरीर करने की प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे में, ठीक से बच्चा लिख नहीं पाता है। आप तारे जमीन पर फिल्म देखे होंगे, उसमें यही होता है उस बच्चे के साथ, वो ठीक से लिख नहीं पाता है। जैसे कि 7 है ना, तो उसको उल्टा ऐसे लिखेगा 7 को, 5 है ना ऐसे,
तो उल्टा ऐसे लिखेगा 5 को। तो इसमें लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है, यानी कि तहरीर नहीं कर पाता है। तो उसके अंदर कौन सा लैंग्वेज डिसऑर्डर है बताइए? ठीक से बच्चा लिख नहीं पा रहा है, उल्टा पुल्टा लिख दे रहा है। तो बच्चे के अंदर कौन सा डिसऑर्डर? तो डिस्ग्राफिया। या फिर ग्राफ वगैरह नहीं बना पाता है तो डिस्ग्राफिया, नाम ही में है डिस्ग्राफिया, यानी कि बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता। एक डिसऑर्डर है अफेजिया या फिर डायेसिया भी कहते हैं इसको। इसमें अल्फाज का मानी बच्चा नहीं समझ पाता है, यानी कि लिसानी महारतों, जो भाषाई कौशल है ना, उसमें डेवलप नहीं हो पाती है। सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना, ये जो चारों महारत है, कौशल है, उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाता है। पढ़ता तो है बच्चा लेकिन समझ नहीं पाता, सुनता तो है लेकिन समझ नहीं पाता। सुन करके समझना, सॉरी, अल्फाज का मानी जो है बच्चा समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर है? तो अफेजिया या फिर इसको डायेजिया भी कहते हैं। ठीक है, बच्चा सुन रहा है, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं या फिर कहानी पढ़ रहे हैं तो सुन रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। तो जब सुनकर समझ नहीं पा रहा है तो बोलेगा कैसे, फिर लिखेगा कैसे और पढ़ेगा कैसे? यानी कि लिसानी जो महारत है ना, वो डेवलप उसके अंदर नहीं हो पा रही है। अल्फाज का मानी वो समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा लैंग्वेज डिसऑर्डर है? तो अफेजिया का लैंग्वेज डिसऑर्डर है। फिर अगला यहाँ पर एक और डिसऑर्डर का नाम दिया गया है अप्रैक्सिया या फिर डाइफ्रेजिया, इसको कहते हैं। इसमें हुर्की महारतों में दिक्कत आ जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाता, आंखें चुराने लगता है और ऐसे ऐसे हाथ अजीब सा व्यवहार करता है। उसके अंदर एक अलग टाइप की हरकत आ जाती है। उंगलियों, हाथ और आंख के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता है, संबंध कायम नहीं कर पाता है। हाथ ऐसे ऐसे करते रहेगा बच्चा, या फिर आंख मिला करके बात नहीं करेगा, आंख चुराएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से हरकत है बच्चे के अंदर, यानी कि उसके अंदर क्या है? अप्रैक्सिया नाम का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये जबान के नकाइस हैं जो बच्चों में देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग डिसऑर्डर होता है। किसी बच्चे में डिसकैलकुलिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है किसी बच्चे में अप्रैक्सिया हो सकता है, वो ठीक से आंखें नहीं मिला पा रहा है और अजीब सा व्यवहार करता है, हाथ जो है ना ऐसे ऐसे करता रहे, या फिर हाथ आप देखते होंगे दांत से काटते हैं बच्चे। तो अलग अलग व्यवहार टाइप का होता है। तो वो क्या हो गया, अगर उंगलियां, हाथ और आंख के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता है, बॉडी लैंग्वेज उसका सही नहीं है, इसका मतलब अप्रैक्सिया नाम का डिसऑर्डर है बच्चे में। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये आपके लिए तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है। अगला चौथी चुनौती आपके लिए क्या हो सकती है? ज़बान की मुश्किलात और गलतियाँ। और वो कौन कौन सी गलतियां हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है हिज्जे की गलतियां, यानी कि बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, स्पेलिंग सही से लिख नहीं पा रहा है, स्पेलिंग उसको याद नहीं है, स्पेलिंग बोल नहीं पा रहा है। तो आप कैसे करेक्ट करेंगे एज अ टीचर? ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती। ठीक है, घर का काम नहीं कर रहा है बच्चा, घर का काम मतलब झाड़ू पोछा नहीं, घर का काम यानी कि होमवर्क आप बच्चे को दे रहे हैं बनाने के लिए, होमवर्क नहीं बना पा रहा है बच्चा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे फेस करेंगे। ये आपकी चैलेंजेस में से कह सकते हैं सबसे बड़ी चैलेंज। बच्चा होमवर्क नहीं बना करके आ रहा है तो आप उस वक्त क्या करेंगे? होमवर्क नहीं बना करके यानी कि घर का काम नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए चैलेंज है, यानी कि चुनौती है। फिर है ज़बान में दिलचस्पी ना होना, बच्चे का भाषा में ही दिलचस्पी नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा करना है जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो ज़बान यानी कि भाषा की तरफ, उसका महत्व तो भी समझना चाहिए। तलफ़ुज़ की गलतियाँ, जब तक आप बच्चों को जो है ना ज़बान का महत्व तो नहीं समझाएंगे, क्यों बच्चा ज़बान सीखे? अगर कॉज मजबूत नहीं रहेगा ना, कॉज यानी कि कारण, वाई अगर मजबूत नहीं रहेगा तो बच्चा सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। क्यों बच्चा सीखे? आप जो ज़बान सिखाना चाहे, मान लीजिए आप उर्दू ज़बान सिखा रहे हैं, तो उर्दू ज़बान इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बच्चा, वो क्यों सीखना चाहे? आप बताइए कि क्यों सीखना चाहिए, महत्व बताइए, उर्दू ज़बान का महत्व क्यों सीखना चाहिए, क्यों वो इंटरेस्ट ले। तो अगर ज़बान में दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो एज अ टीचर ये आपके लिए तीसरी सबसे बड़ी चैलेंज है ज़बान की मुश्किलात और गलतियों में से। ठीक है, फिर यहाँ पर तलफ़ुज़ की गलतियाँ करता है बच्चा, प्रोनंसिएशन उसका ठीक नहीं होता है, उच्चारण सही नहीं हो पाता है, उसको आप करेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इंशा की गलतियाँ, कंपोजिशन मिस्टेक करता है, ठीक से वो जुमलों को जोड़
नहीं पाता है। फिर गंदी तहरीर यानी कि उसकी जो लिखावट है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदी है। गंदी तहरीर की बात की जा रही है, यानी कि ठीक से उसकी सुंदर हैंड राइटिंग नहीं है, तो उसको भी आपको सुधारना है। और लिखना लिखने से आती है, बोलना बोलने से आती है। तो बात तो सही है, अगर आप बोलने की महारत डेवलप करना चाहते हैं तो बच्चों से जितना ज़्यादा हो सके बोलने वाली मश्क यानी कि प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर गंदी तहरीर है, लिख ठीक से नहीं पा रहा है बच्चा, तो जितना ज़्यादा हो सके लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर यहाँ पर इजहार ख्याल की मुश्किलात है, अपने इजहार को जो है, अपने ख्यालात को इजहार नहीं कर पा रहा है, ये भी जो है एक आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों नहीं बच्चा अपने ख्यालात का इजहार कर पा रहा है, सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहा है, पढ़ने में दुश्वारियाँ, ये सारे के सारे आपके चैलेंजेस हैं, आपके लिए हैं। आप जब टीचर बन जाएंगे तो क्लासरूम में ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे एज अ टीचर, ठीक है। और पांचवा चैलेंज है आपके लिए यानी कि मसाइल जिसे आपको पूरा करना है, वो है शुमूलियाती तालीम। इसको कैसे पूरा करेंगे? शुमूलियाती तालीम को इंग्लिश में कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी को समान आपको समझते हुए पढ़ाना है। जितने भी बच्चे आपके क्लासरूम में, ये मैटर नहीं करता है कि कितना वो अमीर बाप का औलाद है, कितना गरीब बाप का औलाद है, कौन से धर्म से वो बिलोंग करता है, क्या वो जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कौन लड़का है कौन लड़की है, किसी भी तरह का आपको भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई अमीर घराने से बच्चा आ रहा है और कोई बहुत ही गरीब घराने से बच्चा आ रहा है, तो आपको क्लासरूम में सभी को बराबर का हक देना है, बराबर का सम्मान देना है और सभी को समान समझते हुए पढ़ाना है, ठीक है। अब ये नहीं कि जो बड़े घर के बच्चे हैं उसको आप डांट नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि बड़े घर के हैं तो आप डर गए, इसका मतलब आप अपनी हक अदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके क्लासरूम में जितने भी बच्चे हों, अलग अलग जेंडर से हो सकते हैं, कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, विकलांग हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है, कोई अलग धर्म से हो सकता है, कोई जो है बड़े घराने से हो सकता है, बड़ी जाति का हो सकता है। तो जाति, धर्म, जेंडर या फिर किसी भी तरह का भेदभाव एज अ टीचर आपको नहीं करना है। सभी आपके क्लासरूम में जितने भी बच्चे होंगे सबको अपना बच्चा समझना है, एकदम बराबर का हक होना चाहिए, ठीक है। तो शुमूलियाती तालीम यानी कि सभी को बराबर का हक देते हुए आपको तालीम देना है, यानी कि शिक्षा देनी है। सभी को एक साथ जोड़ करके, कनेक्ट करके आपको शिक्षा देनी है, तालीम देनी है। तो इसी को कहते हैं शुमूलियाती तालीम, ठीक है। यस, शुमूलियाती तालीम यानी कि सभी बच्चे जो है ना एक साथ, चाहे वो किसी भी जेंडर से हों, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, चाहे वो किसी भी जाति से हों, आपको सभी को एक जगह बैठाना है और क्लासरूम में सभी को बराबर की शिक्षा देनी है, तालीम देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है तकसीर ज़हानत का नज़रिया, ये छठा चैलेंज है आपके लिए लैंग्वेज टीचिंग के दौरान। क्या है? हाँ, आरटी 2009 में भी कहा गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या बात है फैजू, इन्होंने बता भी दिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात वो भी करता है आरटी। तो छठा चैलेंज है तकसीर ज़हानत का नजरिया, हिंदी में कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि। अब जो है ना यहाँ पर ये तकसीर ज़हानत का नजरिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले कोई और नहीं, गार्डनर थे। यानी कि ये जो गार्डनर है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, याद रखिएगा। कौन से यूनिवर्सिटी के? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गार्डनर ने 1983 में ये सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? तकसीर ज़हानत का नजरिया। ज़हानत का मतलब बुद्धि होता है, बहुबुद्धि यानी कि तकसीर ज़हानत का नजरिया। इन्होंने बताया था कि हर एक व्यक्ति में, हर एक शख्स में अंतर पाया जाता है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आप और हम अलग हैं और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग अलग है। तो क्यों? बुद्धि से, वो अपने बुद्धि से अलग अलग पाए जाते हैं। और उन्होंने जो
ज़हानत की किसमें बताई थी, यानी कि बुद्धि के प्रकार बताए थे, 7 प्रकार बताए थे 1983 में। यानी कि 1983 में इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, तकसीर ज़हानत का नजरिया यानी कि सिद्धांत, और इसमें उन्होंने बताया कि ज़हानत यानी कि बुद्धि की 7 किस्में होती हैं, यानी कि 7 प्रकार होते हैं, 7 टाइप। लेकिन फिर इन्होंने 2000 में थोड़ा सा तरमीम यानी कि संशोधन किया, और ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इसमें इन्होंने संशोधन करके तरमीम करके बताया कि जहानत की 7 नहीं, एक और इन्होंने जोड़ दिया, 8 किस्में होती है। जहानत की कितनी, तो 8। कब जोड़ा था इन्होंने, संशोधन कब किया था, तो 2000 में। पहली बार ये सिद्धांत कब आया, नजरिया, तो 1983 में आया था, याद रखिएगा। 1983 में ये तकसीर ज़हानत का नजरिया गार्डनर ने पेश किया, और इसमें इन्होंने ज़हानत की 7 किस्में बताई थी। अब वो 7 किस्में टाइप कौन कौन सी है, हालांकि इसमें एक और जोड़ दिए थे ना 2000 में, 8 के 8 टाइप को समझते हैं कि कौन कौन सी बुद्धि है जिससे हर एक शख्स में अंतर पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 8 ज़हानत है यानी कि बुद्धि है। तो ज़हानत की 8 किस्में ये रहा आपके सामने, ये 8 किस्में हैं, जिसमें पहला है लिसानी ज़हानत यानी कि भाषागत बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नाम ही में है भाषागत बुद्धि, लिसानी ज़हानत, यानी कि इसमें शख्स को भाषा के ऊपर महारत होती है, यानी कि जबान की अफजाइश और इस्तेमाल करने की महारत होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से भाषा की जानकारी मालूमात शख्स को अगर है, तो इसका मतलब क्या है, लिसानी ज़हानत। आप देखे होंगे जो बड़े बड़े मुफ्ती और मौलाना होते हैं, या फिर शायर हो गए, मुसन्निफ हो गए, सहाफ़ी हो गए, तो भाषा की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, और उर्दू के ऐसे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका मानी हम लोग ढूंढते रह जाए, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर जूम कर दूं, चलिए जूम कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, लीजिए। अब ठीक लग रहा है ना, ठीक दिख रहा होगा अब। ये 8 किस्में, 8 टाइप बताए थे। तो पहला तो लिसानी ज़हानत यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषागत बुद्धि। इसमें शख्स को भाषा के ऊपर महारत हासिल होती है, भाषा के बारे में कंप्लीट जानकारी उसके पास होती है, जुबान की अफजाइश और इस्तेमाल करने की महारत, सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये जो महारत होती है जिनके अंदर, वो ज़्यादातर शायर, मुफ्ती, मौलाना, मुसन्निफ और सहाफ़ी वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो ज़हानत यानी कि बुद्धि था, उन्होंने बताया था मुंतकी रियाजत ज़हानत, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें क्या होता है कि शख्स के अंदर साइंटिफिक सोच और मसला हल करने की महारत होती है। साइंटिफिक सोच है, मसला हल कर पा रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका फास्ट है, रियाजी वगैरह से रिलेटेड। और अब क्योंकि आप दूर तक इस आपका जो है ना सोच आगे तक है, दूर तक आप सोच पा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या है, आपके अंदर मुंतकी रियाजत ज़हानत की महारत है। शतरंज के खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या होता है, उसमें दूर तक सोचना पड़ता है कि कैसे हम जो है खेल खेलें, कैसे घेरे कि राजा जो है ना उसको हम मात दे सके। तो जो भी शतरंज के खिलाड़ी हो गए या फिर साइंटिस्ट हो गए, साइंसदा, अक्सर उनके अंदर क्या होता है, यही ज़हानत, ये जो तार्किक गणितीय बुद्धि है यानी कि मुंतकी रियाजत ज़हानत, ये महारत उनमें सबसे ज़्यादा होती है, ये कौशल उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने भी थोड़ा सा ये जो शतरंज का खेल है थोड़ा खेल करके मैं देखी थी, बहुत ये पहले छोटी थी तो सभी लोग खेलते थे तो बैठ करके देखती थी। उसमें एल घोड़ा जो होता है ना, जो भी है वो एल टाइप का ऐसे चलता है, और उसमें जो भी मंत्री है, हाथी उसमें सब रहता है, रानी भी रहती है, राजा भी रहता है। तो उसमें शार्प माइंडेड, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड होना चाहिए। तो वहां पर क्या है, कैसे घेरना है, ये दूर तक सोचना पड़ता है। तो इसी को साइंटिफिक सोच और मसला हल करने की महारत जिनमें है, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना जो आसानी से यूं मसला हल कर देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत सॉल्यूशन निकाल देते हैं। लेकिन जिनके अंदर ये महारत कम रहती है, वो प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता है कि हम क्या करें।
और वहीं पर एक्सपर्ट माइंडेड तुरंत बता देंगे उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उनके अंदर उनका दिमाग काम करने लगता है। तो ये महारत जिनके अंदर होती है, समझिए कि मुंतकी रियाजत जहानत की महारत उनमें है। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया है कि मकानी जहानत, यानी कि यहाँ पर नाम ही में है मकानी जहानत, यानी कि मकान से रिलेटेड है। मकानी तफहीम और नजरी तस्वीर की महारत जिसमें है, तो याद रखिएगा उसके अंदर क्या है, मकानी जहानत यानी कि देशिक बुद्धि है, स्पेशल इंटेलिजेंस है। इस तरह के जो इंटेलिजेंस होते हैं, बुद्धि, वो इंजीनियर, आर्किटेक्ट और डिजाइनर में होते हैं, क्योंकि वो सोच पाते हैं ना कैसे जो है ना किसी भी चीज को तैयार करना है, क्योंकि वो माइंड में ही सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। जो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है और डिजाइनर है, पहले माइंड में ही सोच लेते हैं, वो डिजाइन वगैरह बना लेते हैं। तो उनके अंदर ये जो महारत होती है, ये सबसे ज़्यादा, ये स्पेशल इंटेलिजेंस उनके अंदर, ये जो महारत है यानी कि स्किल्स है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, वो माइंड में आर्किटेक्चर होते हैं, तो वो तैयार करते हैं जो भी मकान का, घर का जो फ्रेम वगैरह तैयार करते हैं, वो सोच उनका खुद का दिमाग होता है कैसे तैयार करना है। डिज़ाइनर हैं, कैसे डिज़ाइन बनाना है, पहले अपने दिमाग में सोचते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है, पहले दिमाग में ही उसका डिज़ाइन बना लेते हैं और तब जा कर के वो क्रिएट करते हैं। तो मकानी जहानत इनमें सबसे ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में मौसीकी जहानत होती है, जो कि उन्हें डिफरेंट यानी कि अलग बनाती है लोगों से। मौसीकी जहानत यानी कि संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। मौसीकी, लय और धुन की महारत उनमें सबसे ज्यादा होती है। वो गाते हैं तो बहुत ही उनकी प्यारी आवाज और दिल को सुकून मिलता है। मौसीकार शायर वगैरह हैं, जैसे कि शायर शेर व शायरी करते हैं, मुशायरे वगैरह आप लोग सुनते होंगे, तो उसमें क्या है, वो एक तरह से मौसीकी जहानत है। कुछ लोगों की आवाज़ नेचुरली बहुत ही मीठी और प्यारी होती है। ठीक है, और वो जब लय और धुन पकड़ते हैं तो और भी ज़्यादा प्यारी और मीठी लगने लगती है। तो मौसीकी, लय, धुन, ये जो बुद्धि है, अगर जिनमें सबसे ज़्यादा है, तो समझिए कि वो उन्हें अलग बनाती है। मौसीकी जहानत बाकी लोगों से उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि उनमें क्या है, मौसीकी जहानत है, वो ठीक से गा पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनको गाने का तो शौक रहता है, ये तो बात सही है, गाने का तो लगभग लोगों को शौक रहता है, लेकिन आवाज़ जो है ना एकदम फटे हुए बांस की तरह होती है, लेकिन फिर भी वो गाते हैं। अगर गाना ही है तो एक कमरे में जा कर के गा लो। कुछ ऐसे गाने होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गाते हैं, उनको पता नहीं होता है उनकी आवाज़ कितनी बेकार है, लेकिन फिर भी गाते हैं, और फिर दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन फील होने लगता है। तो ये हो गया मौसीकी जहानत यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और ज़रूरी नहीं कि इसमें गाने का भी, वो सब बजाने वाले सितार, गिटार वगैरह जो भी आता है, वो सब इसी में आता है। ठीक है, तो ये चौथा था। पांचवा ये रहा, जिस्मानी एहतसाबी जहानत, ये पांचवा है। ये जहानत यानी कि बुद्धि जिसमें पाई जाती है, वो बैलेंस बहुत ही अच्छा कर पाते हैं अपने आप को, यानी कि इसका ताल्लुक जिस्मानी हरकत से है। तवाजन, लचक और तालमेल बहुत ही अच्छे से वो कर पाते हैं। देखते होंगे इसका एग्जाम्पल क्या है, खिलाड़ी, डांसर, अदाकारा और सिपाही। खिलाड़ी कैसे खेल खेलना है, या फिर डांसर जो होते हैं उन वो बैलेंस बना लेते हैं। आप देखते होंगे पतली रस्सी पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चल लेते हैं, तो कैसे, तवाजन है, उन्होंने बैलेंस बना लिया है, उनके अंदर वो बुद्धि है। यानी कि उनके अंदर कौन सी बुद्धि है, तो जिस्मानी एहतसाबी जहानत है, जो बाकी लोगों से उन्हें डिफरेंट बनाती है। यानी कि शारीरिक गति संवेदी बुद्धि नामी में है जिस्मानी एहतसाबी जहानत। इसका ताल्लुक जिस्मानी हरकत से है। अच्छे से बैलेंस वो लोग बना पाते हैं, लचक, तालमेल वगैरह। अदाकारा वगैरह हो गया, ये जो आप कह सकते हैं एक्टर, एक्ट्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर पाती हैं, या फिर डांसर, खिलाड़ी और सिपाही वगैरह, ये सब क्या है, इनके अंदर जिस्मानी एहतसाबी जहानत है। फिर यहाँ पर कहा गया है बैनुल अफरादी जहानत,
यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये छठा ज़हानत है। इसमें क्या होता है, दूसरों के ज़बान व हरकत और रवैये की समझ हो जाती है। और ये जो बुद्धि होती है ना, सबसे ज़्यादा माहिरीन नफ्सियात और काउंसलर में होती है। माहिरीन नफ्सियात और काउंसलर वगैरह आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, यानी कि दूसरों की ज़बान व हरकत और रवैयों की समझ होती है। आप जा करके माहिरीन नफ्सियात के सामने खड़े हो जाइए। माहिरीन नफ्सियात को साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक। उसके सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे ना, आप कैसे कैसे हरकत कर रहे हैं, आपके व्यवहार से ही वो समझ जाएंगे कि आप किस टाइप के इंसान हैं। ठीक है, आपके रवैये, आपके व्यवहार, और अगर आप कुछ बोल, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप बोलने ही जाएंगे, उतने में ही वो समझ जाएंगे कि आप बोलना क्या चाहते हैं। वो पूछेगा कि आपका क्या शौक है, आप अपने शौक के बारे में बताइए। तो जैसे ही आप बोलने जाएंगे मेरा ये शौक, तब तक वो समझ जाएगा। इतने शार्प माइंडेड, यानी कि दूसरों की जबान व हरकत और रवैये की समझ सबसे ज्यादा इनमें होती है। यानी कि इनमें कौन सी बुद्धि ज्यादा पाई जाती है, तो बैनुल अफरादी जहानत। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं लास्ट में बताऊंगी एमडी शाकिर जी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सातवां जो जहानत है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फितरी जहानत जिसको कहते हैं, यानी कि प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसका ताल्लुक कुदरती माहौल से होता है, यानी कि प्रकृति से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रकृति से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। गाँव के लोग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। हम लोग जो है, तो हम लोग ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करते हैं। गांव में जाएंगे तो लोग जो है ना, खेत में ज्यादातर घुमा करते हैं, जंगलों में घुमा करते हैं, वही उनका काम ही होता है खेती बाड़ी करना। खेत में उतना उतना धान का पानी जो होता है ना, पूरा भर पैर का, उसमें घुस घुस कर वो धान रोपा जाता है। तो वो रोपते हैं, और हम लोग अगर जाएंगे तो डर ही रहेगा कि उसमें कैसा कैसा कीड़ा होगा। हम लोग पहले तो उसमें कूदेंगे नहीं। लेकिन सोचिए, उनको प्रकृति से कितना मोहब्बत होती है, यानी कि कुदरत से कितना मोहब्बत होती है। तो उनका कुछ अलग ही, उनके अंदर जो बुद्धि है वो कौन सी, फितरी जहानत। हेलो, चलिए अब आवाज आ रही है, अब ठीक है ना। तो ये हो गया फितरी जहानत, वही मैं बोल रही थी। गांव देहात में जो, चाहे धान की रुपाई हो, धान की रुपाई ही ले लीजिए, पूरा जो उतना पानी में जा करके धान की रुपाई जो होती है, मैं देखती हूँ तो मुझे डर ही लगता है। कोई कीड़ा वगैरह काट लिया तो, लेकिन जिनको लगाव है प्रकृति से उनको कुछ नहीं होगा, वो डरेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका काम ही यही है, खेती बाड़ी करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर आठवां जो बुद्धि है वो है वज वजूदियात जहानत। ये जो आठवीं जहानत है वो क्या है, वजूदियात जहानत, यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सिस्टेंशियलिस्टिक्स। यानी कि इसमें क्या होता है, इस तरह की जहानत का ताल्लुक जो है ना, कुछ ऐसे सवालों से होता है जिसका जवाब मादी दुनिया में बराह रास्त नहीं मिल पाता है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं,
और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं और मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है और जो अभी हम लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब कुछ सपना है। और ये सपना टूट जाएगा अचानक, कहीं ये सपना तो नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब मादी दुनिया में बराह रास्त नहीं मिल पाता है, आसानी से उसका जवाब नहीं मिल पाता है। ऐसा होता है ना, बताइए। तो जब सवाल वजूद पर ही आ जाए, अस्तित्ववाद, अस्तित्व पर ही आ जाए, तो इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस तरह की बुद्धि जिनमें है और इस तरह के सवालों का जवाब जो ढूंढते हुए वो साइंटिस्ट हो गए, माहिर नफ्सियात हो गए। इस तरह के सवालों का जवाब वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग क्या आ जाएंगे, इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि उनके अंदर क्या है, वजूदियात जहानत, यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि उनके अंदर है, डेवलप है। ठीक। ठीक। तो ये आठवां जो है जहानत था, वजूदियात जहानत। तो टोटल ये 8 जहानत की टाइप यानी कि किस्में थी, जिसको मैंने आप लोगों को बताया। और गार्डनर के द्वारा यही दिया गया, जहानत की 8 किस्में, जिसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? टोटल इतना ही आपको इस टॉपिक में पढ़ना है, ज़बान की तदरीस के मसाइल। ये सभी आपके सामने चैलेंजेस हैं, ये सभी चुनौतियां हैं जिसको आपको पूरा करना है एक टीचर बनने के बाद। ये सारी की सारी चुनौतियां जो कि मैंने अभी आपको बताया, और ये बुद्धि का सिद्धांत, इसको याद रखिएगा। टोटल 8 जहानत यानी कि 8 बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार पहले 7 थे, फिर 8वां जोड़ा गया। चलिए, अब किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है ना यहाँ तक? ऑल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट? मैम पेपर 2 की तैयारी करवा दीजिए। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। यस मैम, ऑल ओके। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा आपको ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन, नहीं तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो सर्च भी करेंगे तो डायरेक्ट जैसे ही आप ज्ञापन एकेडमी लिखेंगे तो लास्ट में ऑफिशियल लिखा हुआ आ जाएगा टेलीग्राम पर। तो ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आज के इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा। और मैं बता दूं कि इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं, पिछले 2-3 क्लासेस का पीडीएफ नहीं दिया जा रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आप लोग कमेंट में लिखना भूल ही जा रहे हैं कि आज का ये क्लास कैसा रहा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आज का ये क्लास कैसा रहा, तब आप लोगों को पीडीएफ भी देना मैं नहीं भूलूंगी। क्योंकि आप लोग भूल जा रहे हैं तो थोड़ा मैं भी भूल जा रही हूँ। ठीक है। थोड़ा सा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और जो लोग अपने परिवार में नए नए आए होंगे, अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। क्लास का टाइम बता दीजिए। क्लास जो है हर रोज सुबह 9 बजे से होता है। सुबह 9 बजे से हर रोज सीटेट उर्दू का क्लास करने के लिए आप सभी लोग तैयार रहेंगे 9 o'clock। बहुत अच्छा मैम, ओके। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। कल का डे 16 होगा। देखते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन वगैरह कर लीजिएगा, एमसीक्यूज मारूजी सवालात में करा दूंगी। ठीक। तो चलिए, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। 12, 13, 14 और 15 का पीडीएफ नहीं आया है मैम, वसीफ अली का कहना है। चलिए, मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा, भूलना नहीं है।
ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए अपनी ज़िंदगी में, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।